हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 3.3 स्टार्ट करेंगे। इसमें कहते हैं जी फोर्स लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, उसका हेड ऑफिस सिटी एक्स में है और अपनी ब्रांच को जो कि सिटी वाई में है वो गुड्स भेजती है 20% लेस देन दी कैटलॉग प्राइस। ठीक है, जो भी कैटलॉग प्राइस है उसके 20% लेस पर भेजती है। और कहता है विच इज का मतलब कैटलॉग प्राइस का मतलब लिस्ट प्राइस, विच इज कॉस्ट प्लस 50%। तो इसमें आपको पता लग गया कि कॉस्ट जो है 100 है और कॉस्ट प्लस 50%, इसका मतलब कैटलॉग प्राइस या लिस्ट प्राइस आपकी 150 की है। और कहता है गुड्स जो हम भेजते हैं 20% लेस देन लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस, तो 20% 30 यानी कि 120 की इनवॉइस प्राइस पर हम गुड्स भेजते हैं। इज इट क्लियर टू यू? नंबर 1, तो इस केस में आपने देखा वही तीन चीज़ें हैं, कॉस्ट प्राइस है, ये हमारी इनवॉइस प्राइस है और ये हमारी बेसिकली लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस है। अब वो कहता है, यहाँ पर ध्यान से देखें, वो कहता है स्टॉक इन द बिगिनिंग एट ब्रांच एट इट्स कॉस्ट। एट ब्रांच एट इट्स कॉस्ट का मतलब है ये आइटम इनवॉइस प्राइस पर है। फिर कहता है गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस, इसका मतलब ये आइटम कॉस्ट प्राइस पर है क्योंकि कॉस्ट टू हेड ऑफिस लिखा हुआ है। फिर कहता है गुड्स रिसीव्ड बाय द ब्रांच टिल द क्लोज ऑफ द ईयर। गुड्स रिसीव्ड, बिकॉज क्वेश्चन में गुड्स इन ट्रांजिट नहीं है, तो इसका मतलब जितने गुड्स हमने भेजे वो ब्रांच ने रिसीव करे हैं, तो 1,38,000 ये इनवॉइस प्राइस पर है क्योंकि जो गुड्स हम भेजते हैं क्वेश्चन में लिखा ही है 20% लेस देन लिस्ट प्राइस, यानी कि इन 120 के हिसाब से भेजते हैं। कैश सेल्स इनवॉइस प्राइस पर हैं क्योंकि लिखा है क्वेश्चन में जो कैश सेल्स हैं विद इंस्ट्रक्शंस दैट कैश सेल्स आर टू बी एट इनवॉइस प्राइस एंड क्रेडिट सेल्स एट कैटलॉग प्राइस। और क्रेडिट सेल्स जो है वो लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस पर हैं। अब यहाँ पर उसने लिखा है स्टॉक लॉस्ट बाय फायर एट कॉस्ट, ये कॉस्ट प्राइस पर है। तो जो आइटम कॉस्ट प्राइस पर हैं उनको मुझे इनवॉइस प्राइस पे लाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स उनकी लोडिंग जैसे करते हैं करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन की डिमांड ये है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच। ब्रांच के पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है मुझे ये बताना है इस क्वेश्चन में, बेसिकली और कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक मुझे बताना है। तो क्लोजिंग स्टॉक बताने के लिए इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं, चलो मैं इसको यहाँ पर करता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3.3 में मैंने बताया आपको कि एक तो कॉस्ट प्राइस है और कॉस्ट प्राइस 100 है और इनवॉइस प्राइस मैंने अभी आपको कंप्यूट करके बताई कि 120 है और कैटलॉग प्राइस या लिस्ट प्राइस 150 की है। अब कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस के बीच में जो फासला है वो 20 का है, तो 20/120 यानी कि 1/6। ये रेट किसी इनवॉइस प्राइस वाले आइटम पे लगाएंगे तो इनवॉइस प्राइस का आइटम कॉस्ट पे आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में बिकॉज कुछ आइटम कॉस्ट पर हैं तो तुम्हें रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट भी चाहिए। देखो 100 और 120 के बीच में मार्जिन 20 का है। अगर मैं 20/100 कर दूं दैट इज़ 1/5, ये वाला रेट बिकॉज डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस है, अगर मैं किसी कॉस्ट प्राइस वाले आइटम पे लगाऊंगा तो वो आइटम इनवॉइस प्राइस पर आ जाएगा। तो जो आइटम कॉस्ट प्राइस पर है उसको इनवॉइस प्राइस पे लाने के लिए मुझे 1/5 का रेट लगाना पड़ेगा। उसके बाद इनवॉइस प्राइस और लिस्ट प्राइस के बीच में डिफरेंस 30 का है। 30/150 ये भी रेट 1/5 का आ रहा है, लेकिन ये किसी में लिस्ट प्राइस वाले आइटम पे लगाऊंगा, ये रेट मैं किसी लिस्ट प्राइस वाले आइटम पे लगाऊंगा तो वो आइटम इनवॉइस प्राइस पर आ जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? और उसके अलावा ऑफ कोर्स कॉस्ट प्राइस और लिस्ट प्राइस के बीच में भी डिफरेंस 50 का है और 50/150 का रेट अगर मैं किसी लिस्ट प्राइस वाले आइटम पे लगाऊंगा तो वो आइटम उतर करके कॉस्ट प्राइस पर आ जाएगा। ये आपके रेट्स का एनालिसिस हो गया। इज इट क्लियर टू यू? अब इस केस में मुझे सिर्फ ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना है, तो मैंने ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया है यहाँ पर, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में ब्रांच स्टॉक अकाउंट हमने बनाया। अब क्वेश्चन की एक शीट में रख ही लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 3.3 है, तो 3.3 मैंने यहाँ रखा।
तो इसमें पहला आइटम है स्टॉक इन द बिगनिंग एट ब्रांच एट इट्स कॉस्ट। तो मैंने बताया था ये आइटम इनवॉइस प्राइस पर ही है क्योंकि लिखा है कि एट ब्रांच, ये ब्रांच के पास पड़ा हुआ आइटम है। तो ब्रांच के पास जो कॉस्ट होती है वो इनवॉइस प्राइस ही होती है। 12,000 ये इनवॉइस प्राइस पर ही है। बिकॉज इस क्वेश्चन में मुझे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना नहीं है। अगर मैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाता तो मैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में लोडिंग लिखता 12,000 इनटू, बिकॉज ये इनवॉइस प्राइस है, इनवॉइस प्राइस को कॉस्ट पे लाने के लिए मैं 1/6 का रेट अप्लाई करता। फिर कहता है गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस। अब ये आइटम कॉस्ट पर गिवन है। गुड्स सेंड टू ब्रांच ये कॉस्ट है, कॉस्ट है आपकी 1,40,000 की। अब कॉस्ट को इनवॉइस प्राइस पे लाना है। कॉस्ट को इनवॉइस प्राइस पे लाने के लिए देखो, कॉस्ट को इनवॉइस प्राइस पे लाने के लिए 1/5 का रेट अप्लाई होगा। तो 1/5 तुम इसमें अप्लाई करोगे 28,000, तो 1,68,000 ये अब इनवॉइस प्राइस हो गई। अगर मैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाता तो उसमें मैं लोडिंग निकालता 1,68,000 इंटू 1/6 करके। फिर इस क्वेश्चन में नेक्स्ट आइटम लिखा हुआ है गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट के बाद उसने कहा गुड्स रिसीव्ड बाय द ब्रांच टिल क्लोज ऑफ द ईयर। ओहो, अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या है समझना। इस क्वेश्चन में जरा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो शायद मैंने पढ़ते हुए ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं बता देता हूँ। हमने जो गुड्स भेजे थे, गुड्स सेंड टू ब्रांच, उसकी जो इनवॉइस प्राइस है हमने अभी निकाली 1,68,000 की है, 1,68,000 की है। और कहता है ब्रांच को गुड्स रिसीव जो हुए हैं, ब्रांच को जो गुड्स रिसीव हुए हैं वो कहता है 1,38,000 के गुड्स रिसीव हुए हैं, 1,38,000 के गुड्स ब्रांच को रिसीव हुए हैं। तो इसका मतलब 1,68,000 के गुड्स आपने भेजे और ब्रांच को रिसीव हुए 1,38,000 के, तो इसका मतलब 30,000 के जो गुड्स हैं वो इन ट्रांजिट हैं। इसका मतलब इन ट्रांजिट जो गुड्स हैं वो 30,000 के हैं। तो यहाँ पर आपको गुड्स इन ट्रांजिट भी लिखना पड़ेगा। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था शायद मैंने ये पॉइंट डिस्कस नहीं करा था, आई एम सॉरी। 30,000 तो गुड्स इन ट्रांजिट हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमने भेजे हैं गुड्स 1,68,000 की इनवॉइस प्राइस के, और क्वेश्चन में लिखा है कि हमने गुड्स जो रिसीव कर रहे हैं टिल द क्लोज ऑफ द ईयर 1,38,000 के गुड्स रिसीव करें। तो 168 में से 30 माइनस करेंगे तो बेसिकली हम यही दिखा रहे हैं कि गुड्स कितने रिसीव हुए, 1,38,000। अब गुड्स इन ट्रांजिट की अगर मैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाता तो उसमें मैं लोडिंग भी करता, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ मुझे स्टॉक अकाउंट बनाना है। उसके बाद कहता है कैश सेल्स है आपकी 46,000 की, कैश सेल्स है 46, कैश सेल्स मैंने 46,000 लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट आइटम जो है क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स लिखा हुआ है। अब क्रेडिट सेल्स जो है वो लिस्ट प्राइस पर हैं, ये हमें मालूम है। तो लिस्ट प्राइस के आइटम को इनवॉइस प्राइस पे लाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा एक्सेस ऑफ लिस्ट प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस। तो 1 लाख है, ये लिस्ट प्राइस पर है। लिस्ट प्राइस को इनवॉइस प्राइस पे लाने के लिए हमें ये रेट अप्लाई करना पड़ेगा 1/5। तो 1/5 मैंने इसमें अप्लाई कर दिया तो मुझे पता लग गया कि एक्सेस जो है वो 20,000 का है। फिर इस क्वेश्चन में कहता है स्टॉक लॉस्ट बाय फायर एट कॉस्ट। स्टॉक लॉस्ट बाय फायर, किसी भी लॉस के आगे जब तक नॉर्मल ना लिखा हो तो उसको एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। तो ये एबनॉर्मल लॉस है, स्टॉक लॉस्ट बाय फायर। तो मैं एबनॉर्मल लॉस भी लिख सकते हैं। स्टॉक लॉस्ट बाय फायर, प्रॉब्लम ये है कि ये कॉस्ट पे दिया हुआ है, एट कॉस्ट, और कॉस्ट पे दिया है 2,500, और ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट में हम लिख रहे हैं तो मुझे इनवॉइस प्राइस पे इसको लाना पड़ेगा। कॉस्ट को इनवॉइस प्राइस पे लाने के लिए 1/5 का रेट मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/5 में इसमें अप्लाई करूँगा तो मुझे पता लग गया कि इसकी इनवॉइस प्राइस जो है वो 3,000 की है। इसकी जो इनवॉइस प्राइस है वो 3,000 की है। अगर मैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाता तो उसमें लोडिंग लिखता 500 रुपीज़ डेबिट साइड में। अब इस क्वेश्चन में और तो उसने कुछ दिया नहीं है, बस हमें कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक मुझे फाइंड करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक जब आप निकालोगे तो बैलेंसिंग फिगर आपकी क्लोजिंग स्टॉक की आ जाएगी। तो क्लोजिंग स्टॉक जो आपका आएगा वो 51,000 रुपीज़ आएगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है और कुछ नहीं।
तो ये क्वेश्चन था आपका 3.3। 3.3 के बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 3.4। 3.4 थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको भी देखें 3.4 को। 3.4 में क्या कहता है? इसमें कहता है व्हेन गुड्स आर सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस एंड लिस्ट प्राइस। अब की बार कह रहा है डॉल्फिन कंप्यूटर्स लिमिटेड विद इट्स हेड ऑफिस इन दिल्ली इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स ब्रांच एट रुद्रपुर which happens to be 20% less than the list price, जिसको कैटलॉग प्राइस भी कहते हैं, which is cost plus 50%। तो रेट तो वही आएंगे जो मैंने अभी कंप्यूट करे थे। with instructions to sell the goods on cash at invoice price, तो इंस्ट्रक्शंस वही हैं कि अगर हम कैश में बेचेंगे तो इनवॉइस प्राइस पर बेचेंगे, एंड ऑन क्रेडिट एट कैटलॉग प्राइस, और अगर हम क्रेडिट में बेचेंगे तो कैटलॉग प्राइस यानी कि लिस्ट प्राइस पर बेचेंगे। और इसमें एक चीज और है, वो कह रहा है अ 15% डिस्काउंट इज टू बी गिवन टू कस्टमर हु विल पे प्रॉम्प्टली। और कहता है जो कस्टमर, मैंने पहले भी बताया था, जो कस्टमर समय से पहले अपनी ड्यू डेट से पहले पे कर देंगे उनको 15% डिस्काउंट हम देंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट अंडर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। अब स्टॉक एंड डेटर सिस्टम जो है उसमें कह रहा है स्टॉक इन द बिगनिंग 24,000 का है। स्टॉक के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये किस पर है? करेक्ट, ये किस पर, ये किस पर दिया हुआ है? इसका मतलब ये जो हमें दिया हुआ है बेसिकली इनवॉइस प्राइस पर गिवन है। फिर कह रहा है डेटर्स इन द बिगनिंग जो है वो 20,000 के, डेटर्स अकाउंट पे लिखेंगे। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स रिसीव्ड हमें दिया हुआ है और क्वेश्चन में कहीं गुड्स इन ट्रांजिट नहीं है, तो इसका मतलब इतने ही गुड्स हमने भेजे होंगे। ऑफ कोर्स ये इनवॉइस प्राइस पर है। कैश सेल्स तो इनवॉइस प्राइस पर है ही, क्रेडिट सेल्स लिस्ट प्राइस पर है, ये हमें मालूम है। फिर कहता है कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स इतना है, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 26,730, एक्सपेंसेस एट द ब्रांच 12,000 है, डेटर्स ईयर के एंड में 22,000 के हमें ऑलरेडी गिवन है, और फिर कहता है कि स्टॉक एट द एंड 30,000 का। यहाँ तक तो बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन आगे उसने कहा इट वॉज फर्दर रिपोर्टेड दैट ए पार्ट ऑफ द स्टॉक वॉज स्टोलन एंड विच वॉज नॉट कवर्ड बाय द इंश्योरेंस ड्यूरिंग द ईयर। वो कह रहा है कि इस साल कुछ स्टॉक चोरी हो गया, यानी कि कुछ एबनॉर्मल लॉस हुआ है और वो इंश्योरेंस से कवर भी नहीं था। तो कुछ स्टॉक चोरी हुआ है, यानी कि कुछ गुड्स लॉस्ट हुए हैं। कितने हुए ये हमें पता नहीं, तो इसका मतलब जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर आएगी वो स्टॉक लॉस्ट आएगी। समझ में आया? इस क्वेश्चन में जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आएगी वो लॉस ऑफ गुड्स आ जाएगी। लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट भी लिख सकते हो, स्टॉक स्टोलन भी लिख सकते हो। इज इट क्लियर टू यू? फिर कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर, फिर कह रहा है फर्दर ए प्रोविजन शुड बी मेड फॉर डिस्काउंट टू बी अलाउड टू डेटर्स एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड ऑफ प्रॉम्प्ट पेमेंट। इस लाइन का क्या मतलब है? तो मैं याद होगा इससे पहले एक क्वेश्चन हमने करा था, उसमें भी प्रॉम्प्ट पेइंग डेटर्स का केस था और उसमें लिखा था, उसमें हमें दिया हुआ था कि हम इतना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाएंगे 3.2 क्वेश्चन में। उस क्वेश्चन में हमें प्रोविजन कितना बनाएंगे ये दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ईयर के एंड में जितने भी डेटर्स हैं उनके लिए हमें कुछ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाना है। क्योंकि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 15% के हिसाब से बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने लिखा हुआ है कि जो भी डेटर समय से पहले पे करेंगे उनको हम 15% डिस्काउंट देंगे। तो पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि जो हमारे क्लोजिंग डेटर्स हैं उसमें से कितने डेटर्स हैं जो हमें समय से पहले पे करेंगे। पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा। जब मुझे ये पता लग जाएगा कि जो 22,000 के डेटर हैं उसमें से कितने डेटर्स पहले पे करेंगे, यानी कि उनको हम प्रॉम्प्ट पेइंग डेटर्स कहते हैं, PPD, कि कितने डेटर्स हैं जो समय से पहले पे करेंगे। अगर मुझे ये पता लग जाएगा तो मैं उसका 15% कंप्यूट कर लूँगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि मुझे कितना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाना है। तो मेन चीज़ इस क्वेश्चन में क्या है कि ईयर के एंड में जो 22,000 के डेटर हैं, तुम्हें ये पता करना पड़ेगा कि उसमें से कितने डेटर ऐसे हैं जो प्रॉम्प्ट पेइंग हैं, और उसका जो 15% निकलेगा वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट होगा, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट P&L अकाउंट में दिखाया जाता है, ये आपको मालूम है। तो इस क्वेश्चन की कहानी कुछ इस तरीके से थी। अब इसको ठीक तरह से समझने के लिए 3.4
तो 3.4 की जो कहानी है वो क्या क्या है, कहानी का मेन पॉइंट क्या है? कहानी का मेन पॉइंट ये है कि एक तो कॉस्ट 100 है और वो कहता है कि जो कैटलॉग प्राइस है वो कॉस्ट प्लस 50% है। तो 50 मैंने इसमें ऐड कर दिया, 150 आ गया। फिर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा 20%। कहता है गुड्स हम जो भेजते हैं 20% लेस देन द कैटलॉग प्राइस या लिस्ट प्राइस भेजते हैं, तो इसका मतलब इनवॉइस प्राइस जो है वो 120 की है। दिस इज योर लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस और ये आपकी इनवॉइस प्राइस है। पहले तो आपने ये पॉइंट ध्यान में लिख लिया। इसको लिखने के बाद आपने रेट्स का एनालिसिस भी करा, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस क्या हैं ब्रांच को। ब्रांच को जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं कि जो कैश सेल्स हैं, कैश सेल्स तो हमें इनवॉइस प्राइस पर करनी है और जो क्रेडिट सेल्स हैं वो लिस्ट प्राइस पर करनी है, कैटलॉग प्राइस पर करनी है। और इस क्वेश्चन में ये है कि हम 15% डिस्काउंट देंगे उन डेटर्स को जो टाइम से पहले पे कर देंगे। 15% डिस्काउंट टू प्रॉम्प्ट पेइंग डेटर्स, टू प्रॉम्प्ट पेइंग डेटर्स। जो प्रॉम्प्ट पेइंग डेटर्स हैं उनको हमें डिस्काउंट देना है 15% का। प्रॉम्प्ट पेइंग डेटर्स, प्रॉम्प्ट पेइंग डेटर्स, उनको हमें 15% का डिस्काउंट भी देना है। इज इट क्लियर टू यू? अब इस क्वेश्चन में चलो मैं रेट्स का एनालिसिस कर ही देता हूं। रेट्स एनालिसिस ये हमारा तीसरा पॉइंट है। कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस एंड लिस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 100, इनवॉइस प्राइस है 120, लिस्ट प्राइस है 150। कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस के बीच में फासला 20 का है, 20/120। तो इनवॉइस प्राइस का जो आइटम है उस पर 1/6 का रेट लगेगा उसको कॉस्ट पे लाने के लिए। 120 और 150 के बीच में फासला 30 का है, 30/150। तो 1/5 का रेट लिस्ट प्राइस वाले आइटम पे लगाएंगे उसको कॉस्ट प्राइस पे लाने के लिए। ये तो रेट्स का एनालिसिस हमने कर लिया। इजंट इट और नॉट? अब इस क्वेश्चन में हमने फिर लेजर्स बनाए हेड ऑफिस की बुक्स में। लेजर्स तो एक तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट मैंने बनाया, ब्रांच स्टॉक अकाउंट लीजिए जी, ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट आपका बन गया। उसके अलावा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी हमने बना दिया, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अलावा ब्रांच पीएनएल चलो यहाँ बना देते हैं। यहाँ मैंने ब्रांच पीएनएल भी बना दिया। स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है जैसा कि आपने देखा होगा। और उसके अलावा फिर हमने डेटर्स अकाउंट भी बना दिया, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। अब एक शीट क्वेश्चन की मुझे रखनी पड़ेगी। एक शीट मैंने रख ली है 3.4 ही है ना, हाँ, डॉल्फिन। तो पहला आइटम है आपका स्टॉक इन द बिगनिंग। कुछ लिखा नहीं है तो ये इनवॉइस प्राइस पर है, 24,000 है और 24,000 की लोडिंग आप ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में लिख देंगे। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में आपने लिखा लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक 24,000 इंटू 1/6 डेट इज इक्वल टू 4,000। ये इसकी लोडिंग हमने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद कहता है डेटर्स इन द बिगनिंग। अब डेटर्स जो बिगनिंग में हैं वो आपके 20,000 के हैं, तो 20,000 आपने डेटर्स अकाउंट में लिख दी। उसके बाद कहता है इस केस में गुड्स रिसीव्ड।
अब देखो गुड्स रिसीव्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। जो गुड्स रिसीव्ड हुए हैं, हमने इतने ही गुड्स भेजे होंगे, क्योंकि कोई गुड्स इन ट्रांजिट क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो 2,64,000 के गुड्स आपने भेजे होंगे और वो सारे गुड्स रिसीव हो गए। और 2,64,000 की लोडिंग भी आपको करनी पड़ेगी, लोड ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो 2,64,000 और 2,64,000 का 1/6 आप कंप्यूट करेंगे तो डेट विल बी इक्वल टू आई थिंक 44,000। तो 44,000 इसकी लोडिंग आप लिख देंगे। बाई चांस मैं गलत भी लिख दूं तो कैलकुलेट करके आपकी जो सही फिगर आ रही है वो लिख देना। कैश सेल्स 92,000 की है, तो कैश सेल्स मैंने लिखी 92,000। अभी तक तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा और इनोसेंट सा नज़र आ रहा है। 92,000। उसके अलावा क्रेडिट सेल्स हैं और क्रेडिट सेल्स 2 लाख की है। क्रेडिट सेल्स 2 लाख की आपने लिखी। पहले तो आप इसको डेटर्स अकाउंट में लिख लिया करें, क्योंकि कई बार डेटर्स अकाउंट में लिखना भूल जाते हैं। क्रेडिट सेल्स 2 लाख, तो 2 लाख की क्रेडिट सेल्स आपने लिख दी। क्रेडिट सेल्स को लिखने के बाद बिकॉज ये लिस्ट प्राइस पर हैं तो यहाँ पर मैंने एक्सेस भी लिखा। अब मैंने अभी एक्सेस लिख दिया, लेकिन आपने हमेशा पूरा लिखना है, एक्सेस ऑफ लिस्ट प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस। अब 2 लाख है, लिस्ट प्राइस के आइटम को इनवॉइस प्राइस पे लाना है। देखो ये इनवॉइस प्राइस है, ये लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस को इनवॉइस प्राइस पे लाने के लिए 1/5 का रेट आप अप्लाई करेंगे। तो 1/5 आपने अप्लाई करा, डेट इज इक्वल टू 40,000। जैसी एक्सेस आपने यहाँ पर लिखा, इसको इमीडिएटली आपने ब्रांच एडजस्टमेंट में भी लिखना है। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में आपने एक्सेस का अमाउंट लिख दिया 40,000। उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स। तो डेटर से हमें कुछ कैश मिला है और डेटर से जो हमें कैश मिला है तो वो डेटर्स अकाउंट पे हमने लिख दिया बाय कैश रिसीव्ड। अब डेटर से हमें कैश मिला है 1,71,270 का। उसके बाद कहता है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। डेटर्स को हमने डिस्काउंट अलाउ करा, डिस्काउंट है 26,730। जो डिस्काउंट है इसको इमीडिएटली ब्रांच P&L अकाउंट में भी आपने लिखा डिस्काउंट। डिस्काउंट का अमाउंट है 26,730। उसके बाद कहते हैं एक्सपेंसेस एट दी ब्रांच जो है वो 12,000 के हैं, तो एक्सपेंसेस आपने लिख दिए 12,000। फिर डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस उसने हमें इस क्वेश्चन में दे दिया। डेटर्स का बैलेंस कैरी डाउन जो है वो 22,000 का है, डेटर्स अकाउंट में आपने लिख दिया। उसके बाद कहता है स्टॉक एट दी एंड। स्टॉक एट दी एंड 30,000 का हमें दिया हुआ है, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक 30,000 और क्लोजिंग स्टॉक 30,000 जैसे ही आपने लिखा, इसकी लोडिंग भी फिर मुझे लिखनी पड़ेगी। और लोडिंग लिखने के लिए मैं अपोजिट साइड में आऊँगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, और मैंने लिखा क्लोजिंग स्टॉक 30,000 और 30,000 का 1/5 था 1/6 था 1/6 इनवॉइस प्राइस का रेट इसमें अप्लाई करा। इज इट क्लियर टू यू? अब इस क्वेश्चन में नीचे लिखा है इट वॉज फर्दर रिपोर्टेड, जो मैं बता रहा था कि कुछ स्टॉक चोरी हुआ है। कितना चोरी हुआ है ये हमें दिया नहीं है। तो अब की बार ब्रांच स्टॉक अकाउंट से जो आपकी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी उसको आप स्टॉक स्टोलन लिखेंगे। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि एबनॉर्मल लॉस ही है, या लॉस बाय थेफ्ट भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ स्टॉक स्टोलन ही लिख दिया। तो स्टॉक स्टोलन, तो ये बैलेंसिंग फिगर आपकी कितनी आएगी पहले आपको ये देखना पड़ेगा। स्टॉक स्टोलन, तो जब मैं इसको बैलेंस करूंगा तो बैलेंस करके ये 6,000 रुपये बैलेंसिंग फिगर आपकी आएगी। इज इट क्लियर टू यू? ऑफ कोर्स ये एबनॉर्मल लॉस है तो इसकी लोडिंग भी मुझे करनी पड़ेगी। स्टॉक स्टोलन, तो जो स्टॉक चोरी हो गया वो 6,000 का है और 1/6 1,000 रुपीज़ उसकी लोडिंग आपने लिख दी। और उसके अलावा ब्रांच P&L अकाउंट में आप लिखेंगे स्टॉक स्टोलन एट कॉस्ट। स्टॉक स्टोलन एट कॉस्ट जो हो जाएगा वो 5,000 हो जाएगा।
यहाँ तक तो क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम वाला पॉइंट नहीं है क्या? कोई भी पॉइंट नहीं है। अब तुम अपना ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल लोगे और ग्रॉस प्रॉफिट जो तुम्हारा आ जाएगा वो 80,000 का आ जाएगा। भाई यहाँ का टोटल 88,000 है, 88 में से 6 माइनस हमने करा तो 82,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो है आप यहाँ पर लिखेंगे 82,000। अब मेन पॉइंट इस क्वेश्चन में क्या है कि मुझे ये मालूम है कि मुझे कुछ प्रोविजन बनाना है, पर मुझे कितना प्रोविजन बनाना है ये मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन कुछ प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट 3 लाइन में लिखा हुआ है कि जो भी हमारे क्लोजिंग डेटर्स हैं 22,000 के, जो भी क्लोजिंग डेटर्स हैं, कह रहा है आप पहले तो ये पता करो कि इन डेटर्स में से कितने प्रॉम्प्ट पेइंग डेटर्स हैं, और जो प्रॉम्प्ट पेइंग डेटर्स है बिकॉज हमने वादा करा है कि हमने उनको डिस्काउंट देना है तो हम उनको डिस्काउंट देंगे। तो ये कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पर आपको कुछ वर्किंग्स करनी पड़ेंगी। वर्किंग्स में बेसिकली आप फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना प्रोविज़न आप बनाएंगे या आपको बनाना पड़ेगा। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, कितना प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट आपको बनाना पड़ेगा, बेसिकली आप ये फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे इस चीज़ को? यहाँ देखें, पहले तो मुझे ये बताओ कि मुझे डेटर से कितना पैसा मिला है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये बता दो। कैश फ्रॉम डेटर्स, जल्दी बताओ। कैश फ्रॉम डेटर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डेटर से आपको 1,71,270 रुपीज़ का कैश मिला है। यहाँ पर भी हमने लिखा भी था 1,71,270, करेक्ट। और हमने इस साल डिस्काउंट कितना दिया है, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, अब आप बोलोगे ऐड मैं क्यों कर रहा हूं, मैं अभी खुद ही बताऊंगा। जो हमने इस बार डिस्काउंट दिया है वो 26,730 का दिया है, करेक्ट। 26,730 का हमने डिस्काउंट दिया है। कैश रिसीव्ड में अगर मैं डिस्काउंट ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास 1,98,000 की फिगर आ तो रही है, लेकिन ये क्या बता रही है? ये फिगर हमें बता रही है टोटल डेटर्स, वो डेटर्स जिन्होंने इस साल हमें पेमेंट करी है। टोटल डेटर्स हु मस्ट हैव पेड ड्यूरिंग द ईयर। टोटल डेटर्स हु मस्ट हैव पेड ड्यूरिंग द ईयर, हु मस्ट हैव पेड ड्यूरिंग द ईयर। इससे मुझे क्या पता लग गया कि इस साल कितने डेटर्स ने पैसा पे करा है। आप बोलोगे कि सर कैसे पता लग गया? भाई डेटर्स जो हमें पे करेंगे, जो भी डेटर्स हमें पे करेंगे, कुछ तो अपने समय से ही पे करेंगे और कुछ लोगों ने पहले पे करा होगा, उनको हमने डिस्काउंट दिया होगा। तो जितना भी कैश मुझे मिला मैंने उसमें डिस्काउंट ऐड कर दिया, तो मुझे ये पता लग गया कि कितने डेटर्स ने हमें पेमेंट करी है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? कितने डेटर्स ने हमें टाइम से पहले, कितने डेटर्स ने हमें पे करा है, हमें ये तो पता लग गया। अब ये तो पता लग गया, अब मुझे ये पता करना है कि इनमें से कितने डेटर्स हैं जिन्होंने वक्त से पहले पे करा है, क्योंकि डिस्काउंट तो हमने उन्हीं डेटर्स को दिया होगा ना जो वक्त से पहले पे कर रहे हैं, जो प्रॉम्प्ट पेइंग डेटर्स हैं। तो जब आपको ये पता लग गया कि कितने डेटर्स ने पे करा है, अब आप प्रॉम्प्ट पेइंग डेटर्स पता कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट पेइंग डेटर्स, और प्रॉम्प्ट पेइंग डेटर्स का मतलब है वो कितने डेटर्स हैं जो समय से पहले पे करते हैं। प्रॉम्प्ट पेइंग डेटर्स। तो प्रॉम्प्ट पेइंग डेटर्स को पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉम्प्ट पेइंग डेटर्स, पीपीडी। देखिए जी, जो आप डिस्काउंट दे रहे हैं 15% के हिसाब से दे रहे हैं, क्वेश्चन की शुरुआत में लिखा है, लेकिन 15% का डिस्काउंट केवल प्रॉम्प्ट पेइंग डेटर्स को ही दिया जा रहा है, पीपीडी। तो आपने जो 15% डिस्काउंट दिया होगा वो केवल प्रॉम्प्ट पेइंग डेटर्स को दिया होगा ना, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिस्काउंट जो आपने दिया है वो 26,730 का दिया है। तो अब आप प्रॉम्प्ट पेइंग डेटर्स की फिगर निकाल सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट पेइंग डेटर्स कितने होंगे? 26,730 into 100 divided by 50. Is it clear to you or not?
इससे तुम्हें ये पता लग गया कि जितने भी डेटर्स हैं उसमें से कितने डेटर्स समय से पहले पे करते हैं। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ रहा है भाई जरा बताओ। 1,78,200 बताया गया। तो इसका मतलब 1,98,000 के डेटर्स हैं तो उसमें से 1,78,200 के डेटर पहले पे करते हैं। बात समझ में आ गई? तो हमारे पास एक ट्रेंड आ गया। ट्रेंड क्या आ गया? इसको हम बोलते हैं ट्रेंड ऑफ प्रॉम्प्ट पेइंग डेटर्स। आप सिंपली ट्रेंड लिख लें। ट्रेंड का यहां क्या मतलब है? मैंने ये कहा कि अगर 1,98,000 के टोटल डेटर्स हैं, अगर 1,98,000 के टोटल डेटर्स हैं तो उसमें से 1,78,200 प्रॉम्प्ट पेइंग डेटर हैं जो समय से पहले पे करते हैं। तो आप इसकी एक परसेंटेज निकाल लो। तो आपने परसेंटेज निकाल ली तो वो 90% आ गई। इसका मतलब है आपके जितने भी डेटर्स हैं उसमें से 90% पहले पे करते हैं। तो क्वेश्चन ने जो नीचे की लाइन लिखी है उसका यही मतलब है। वो कह रहा है कि ट्रेंड को देख करके, यानी कि प्रॉम्प्ट पेइंग डेटर्स के ट्रेंड को देख करके आप ये पहले तो पता करो कि जो आपके क्लोजिंग डेटर है ईयर के एंड में वो 22,000 के, उसमें से पहले कितना पे करेंगे। तो अब हम पता कर सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट पेइंग डेटर्स आउट ऑफ क्लोजिंग डेटर्स। अब तुम्हारे क्लोजिंग डेटर्स 22,000 के, समझ में आया? जो क्वेश्चन में ऑलरेडी तुम्हें दिया हुआ है, प्रॉम्प्ट पेइंग डेटर्स आउट ऑफ क्लोजिंग डेटर्स। तो क्लोजिंग डेटर्स 22,000 के। अब ट्रेंड को देखते हुए हम पता कर सकते हैं कि इसमें से कितने डेटर पहले पे करेंगे। तो इनटू 90%, मैं इसका 90% कंप्यूट कर लूं तो मुझे पता लग जाएगा कि कितने डेटर हैं जो टाइम से पहले पे करेंगे। तो ये मुझे पता लग गया 19,800 के डेटर्स प्रॉम्प्ट पेइंग हैं। ये क्लोजिंग है, ईयर के एंड में है। ऑफ कोर्स ये पैसा तो नेक्स्ट ईयर ही पे करेंगे, लेकिन तुम्हें मालूम है कि अकाउंट्स में जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो प्रूडेंस के हिसाब से करते हैं, यानी कि जितने भी एक्सपेक्टेड लॉसेज होते हैं उसको हम करंट ईयर में ही लिखते हैं। तो इन डेटर्स को मुझे 15% का डिस्काउंट अभी तो नहीं देना है। डिस्काउंट तो मैं फ्यूचर में दूंगा, लेकिन उससे नेक्स्ट ईयर दूंगा, लेकिन उस डिस्काउंट के लिए मैं प्रोविजन करंट ईयर में बनाऊंगा। तो इसलिए जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट आप बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेइंग डेटर्स वो कितना बन जाएगा? 19,800 का 15%। तो ये क्वेश्चन जितना सीधा साधा नजर आ रहा था शुरुआत में, दरअसल ये उतना है नहीं। इजंट इट और नॉट? और ये बहुत ही मुश्किल सा सवाल है जिसको कि मैंने आपको जहां तक पॉसिबल है करेक्ट आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो है वो कभी भी डेटर्स में नहीं आता है, इसलिए डेटर्स में मत लिखना, तुम्हारा डेटर्स अकाउंट अपने आप टैली हो रहा है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अब तुम्हें अपने वर्किंग नोट से पता लग गया कि 2970 का है। दिस इज योर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अब आप अपना नेट प्रॉफिट निकाल सकते हो। तुम ही कंप्यूट करके बता दो कि नेट प्रॉफिट कितना है। हाँ जी, आप लोग बता दें मुझे नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। मुझे तो याद है ही, लेकिन तुम बता दो। 34,300 तो नहीं है, 35,300। अच्छा वो ठीक है, 35,300। दिस इज योर नेट प्रॉफिट। तो इसके साथ फिर आपका ये वाला सेक्शन भी खत्म होता है। ये मैंने कहा था ये स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, करेक्ट? स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। और इसके बाद भी एक सेक्शन है, वो भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग सेक्शन होगा, और ये होगा होलसेल ब्रांचेस से। तो होलसेल ब्रांचेस क्या होती हैं, जाहिर है अब इसकी चर्चा नेक्स्ट सेशन में ही पॉसिबल हो सकती है। तो मेरे ख्याल से इस सेशन के लिए इतना आपके लिए काफ़ी है। इजंट इट और नॉट? ये दोनों बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, और ये पूरा सेक्शन मैंने कहा अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो है टॉपिक है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन के लिए इतना काफ़ी है।